Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 28. Today we are going to continue with the international cash management, as we have been talking previously about the international cash management in lecture number 27. मैंने आपको different cash optimization techniques बताई थी and we were talking about the leading and the lagging strategy previously. Leading means to speed up and lagging means to delay the payment among the subsidiaries. Today we are going to continue with the same topic और आज हमारा ऑब्जेक्टिव है that is to explain some complications in optimizing cash flows. जो previous दो objectives हैं वो हम इससे पहले lecture number 27 में at length discuss कर चुके हैं. Today we are going to explain some complications in optimizing cash flows. Cash flows optimization में क्या मुश्किलात हैं, क्या restrictions हैं, क्या complications हैं, and to explain the potential benefits and risk of foreign investment. एक दो छोटे छोटे numericals मैं आपके लिए solve करूँगी which are related with the international cash management. So first of all, complications in optimizing cash flow. There are basically three complications in optimizing cash flows. Number one is company related, number two is government restriction, and number three is characteristics of banking system. ये तीन तरह की restrictions हैं, ये तीन तरह की complications हैं which come on your way while you want to optimize your cash flows. अब वो क्या क्या हैं हम इन सभी को बारी बारी देखेंगे. Number one is company related characteristics. जैसे कि नाम से जाहिर है, which is specifically relevant to the company. Where a subsidiary delays its payments to other subsidiaries, the other subsidiaries may be forced to borrow until the payment arrive. देखिए अगर एक subsidiary जो है वो पेमेंट करने में देर कर देती है दूसरी subsidiary को, तो जो दूसरी subsidiary है जिसके पास पेमेंट आनी थी वो दे आर गोइंग टू बी फोर्स्ड टू बोरो, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी कोई और कैश की जो नीड है वो उसके इंतजार में रखी होगी कि यस ये वाली पेमेंट आ जाएगी तो मैं उससे अपनी ये नीड पूरी करूंगा. बट अगर वो पेमेंट डिले हो जाती है तो डेफिनेटली दैट सब्सिडियरी हैज टू बोरो फर्दर इन ऑर्डर टू मीट दैट रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैं आपको स्टूडेंट्स एग्जांपल दूं कि अगर आपका जो आपकी सब्सिडरी है, जैसे जस्ट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एट द इंडिविजुअल बेसिस, अगर आपकी पे लेट हो जाए तो क्या होगा, यू नीड टू बोरो सम अमाउंट बिकॉज यू हैव टू पे सर्टेन पेमेंट्स ऑन द सैलरी डे. अगर सैलरी डे से आपकी पे लेट हो जाती है तो आपको बोरो करना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई और सेविंग्स नहीं है या आपके पास कुछ और ऐसा सेफ एंड नहीं है तो यू हैव टू बोरो सर्टेन अमाउंट इन ऑर्डर टू मीट ऑल दोज एक्सपेंसेस. सो दिस इज बेसिकली द कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर एक सब्सिडरी देर लगाएगी तो फिर दूसरी सब्सिडरी जिसको पेमेंट ड्यू है वो उसको बोरो करना पड़ जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक. नंबर टू इज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन मीन्स सम गवर्नमेंट्स में प्रोहिबिट द यूज ऑफ अ नेटिंग सिस्टम. जैसा कि हमने इससे पहले जिक्र किया कि कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो नेटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं. एंड व्हाट इज नेटिंग बाय द वे? यस, नेटिंग इज टू पे ऑफ द डिफरेंस अमंग बिटवीन द टू ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस. नेट डिफरेंस सिर्फ पे कर दें, नॉट कन्वर्टिंग द होल ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट की जो करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट है वो आपकी बहुत बच जाएगी हद तक अगर आप इस तरह से इसको करेंगे. और पीरियडिकली प्रिवेंट कैश फ्रॉम लीविंग द कंट्री. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से रीड आउट करके दूं. द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कैन डिसरप्ट अ कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी. Some governments prohibit the use of a netting system as noted earlier. In addition, some countries periodically prevent cash from leaving country, thereby preventing the netting payments from being made. These problems can arise even for MNC and do not experience any company related problem. Countries in Latin America commonly impose restrictions that affect an MNC's cash flow. तो Latin America के अंदर कुछ ऐसी restrictions हैं जिससे आपके cash flows they are going to be largely affected. Then comes the characteristics of banking system. What is the characteristics of banking system? The abilities of bank to facilitate cash transfer for MNCs may vary among
कंट्रीज। अब एक कंट्री क्या फैसिलिटेशन देती है कैश ट्रांसफर का फॉर एमएनसी टू द अदर, दैट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। So the abilities of banks to facilitate these cash transfers from MNCs, they may vary from among countries. The banking system in different countries usually differ too. एक मुल्क का बैंकिंग सिस्टम दूसरे मुल्क के बैंकिंग सिस्टम से डिफरेंट होता है, और जो कंट्री फैसिलिटेट किसी चीज़ के बारे में कर रही है, हो सकता है कि दूसरी कंट्री उस चीज़ के बारे में फैसिलिटेशन आपको वैसी ना दे। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस इन द ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लोज। नाउ इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश। एक्सेस कैश हमने दो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, एक था कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो कि अभी भी हमने खत्म किए, प्लस हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ी, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश। मैंने आपको इससे पहले भी स्टूडेंट जिक्र किया कि कैश को अपने पास बेकार रखना, आइडल रखना, ये एक बहुत ही आप समझ लें कि ये दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन इफ यू आर कीपिंग आइडल कैश विद यू। यू शुड नॉट बी कीपिंग आइडल कैश विद यू, यू शुड बी इन्वेस्टिंग। From the point of view of the investor, it is very, very important. He should not be keeping idle cash with you. You must be investing that cash in some profitable opportunity. So excess funds can be invested in domestic or foreign short-term securities such as euro currency deposits, treasury bills and commercial papers. तो जो अच्छा हम short term में क्यों करेंगे, long term में क्यों नहीं? आप सोच के बता सकते हैं कि हम जो एक्सेस फंड्स हैं हम उनको शॉर्ट टर्म में क्यों इन्वेस्ट करें, हम उनको लॉन्ग टर्म में क्यों ना इन्वेस्ट कर लें। देखिए स्टूडेंट, बात बड़ी क्लियर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज्यादा जल्दी लिक्विडेट हो सकती हैं। आप एक्सेस फंड को शॉर्ट टर्म में इसलिए पहले प्रेफर करते हैं ताकि अगर कोई अचानक से जरूरत आपको पड़ जाए, इन ऑर्डर टू लिक्विडेट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, यू हैव अ फ्री हैंड, आप जल्दी से उसको कन्वर्ट बैक करवा सकें इनटू कैश। सो बेसिकली दैट इज द आइडिया कि एक्सेस फंड को आप किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालने से आपको ये फायदा होगा कि यू कैन गेट इट लिक्विडेटेड एट एनी पॉइंट, राइट। सो many MNCs have at least 100 million in cash balances across banks in various countries. If they find a way to earn an extra 1% on those funds, they will generate an extra 1 million each year. Like देखें ना कितना बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें in certain short term securities. Thus their short term investment decision affect the amount of their cash inflows. इस तरह से जो आपके पास excess cash है, अगर आप उसको किसी अच्छे तरीके से किसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में लगा देंगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कैश इनफ्लो पॉजिटिवली, आपके कैश इनफ्लोज को पॉजिटिवली वो इफेक्ट करेगा। देयर एक्सेस फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन डोमेस्टिक और फॉरेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो जो एक्सेस फंड्स हैं दे कैन बी इन्वेस्टेड इन डोमेस्टिक और दी फॉरेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर इन्वेस्ट दैट एक्सेस कैश इन द लोकल सिक्योरिटी मार्केट और इन्वेस्ट दैट फंड इनटू द फॉरेन मार्केट। आपके पास अगेन दो ऑप्शंस हैं, जहां पे आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है वहां पे आप इन्वेस्ट कर लें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आप इसलिए इन्वेस्ट करें कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग द आइडल कैश इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इट इन सम इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी। इन सम पीरियड्स फॉरेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विल हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स देन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स। कई दफा ये भी होगा कि फॉरेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, तो आप उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। सो इन्हीं डिफरेंसेस को आप इंजॉय करें, इन्हीं डिफरेंसेस को आप सेलिब्रेट करें, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर एन एमएनसी, आप एक मल्टीनेशनल फर्म का पार्ट हैं। आगे चलते हैं। समटाइम्स द फॉरेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैव हायर इंटरेस्ट रेट, जो कि अभी भी मैंने जिक्र किया। हाउएवर फर्म्स मस्ट आल्सो अकाउंट फॉर द पॉसिबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अच्छा, एक बात तो आपने देख ली कि जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट हायर नजर आ रहा है वहां पे आप मूव कर गए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें स्टूडेंट्स कि जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हैं उनको भी बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। ऐसा ना हो कि उन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से नेगेटिवली एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएं आपके कैश इनफ्लोज के ऊपर। तो आप ये भी देख लें कि इंटरेस्ट रेट तो आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये ना हो कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट इतनी बुरी हो जाए उसके अगेंस्ट, उसका इतना एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए कि वो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलने जा रहा था हाई, वो उससे कम हो जाए। So that is basically the crux. So sometimes it is advisable again to look at the foreign exchange movement patterns before you go for that. These are the annualized interest rates, short-term interest rate as of February 2004, और आप देख सकते हैं कि the variation and the variety
Investing excess cash. अब how to invest this excess cash? Centralized cash management allows for more efficient usage of funds and possibly higher returns. जो इससे पहले हमने जो सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट का एक सिस्टम पढ़ा, एक प्रोसेस पढ़ा, जहाँ पे हम अपने सारे सब्सिडीज के कैश को पूल इन कर लेते थे, दैट provides perhaps the more solid ground that allows for more efficient usage of funds and possibly higher returns. So the centralized cash management, it allows for more efficient usage of funds and possibly higher returns. When multiple currencies are involved, a separate pool may be formed for each currency. Funds can also be invested in securities that are denominated in the currencies needed in the future. So जब मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो वी में एस्टेब्लिश अ सेपरेट पूल फॉर ईच करेंसी. हर करेंसी के लिए हम एक सेपरेट पूल बना लेंगे. फंड्स देन कैन आल्सो बी इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज दैट आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसीज नीडेड इन फ्यूचर. हम अपने फ्यूचर की नीड के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल इज सब्सिडरी ए ऑफ मोरहेड इनकॉर्पोरेशन हैज एक्सेस कैश ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, while subsidiary B of Morehead needs to borrow 50,000 for 1 month. If cash management is not centralized, subsidiary A may use the 50,000 to purchase a 1 month bank certificate earning, say 10%. At the same time, subsidiary B may borrow from a bank for 1 month at a rate of say 12%. The bank must charge a higher rate on loan than it offers on deposits, while a centralized approach, subsidiary B can borrow subsidiaries A excess fund, thereby reducing its financing cost. एक दूसरे की फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैंक से लोन लें. ये जो 50,000 का एक्सचेंज है, एक ने एक्सेस था, एक ने बोरो करना था और एक के पास एक्सेस था. दे कैन इजीली एक्सचेंज दीज फंड्स अमंग देम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फाइनेंसिंग कॉस्ट. ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली द सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट. Given the currency online technology, MNCs should be able to efficiently create a multinational communications network among their subsidiaries to ensure that information about their cash position is continually updated. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, वो ये है कि अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड अप है योर सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम, तो यू कैन गेट द अपग्रेडेशन एंड द अपडेशन about the cash management system promptly. Otherwise you will not be having a closer look अगर आपका ये centralized नहीं है. So to understand इस communication system को समझने के लिए एक मैं example आपको quote करना चाहती हूँ. To understand how such a communication network works, consider Jack's company, which creates a cash balances websites that specifies the cash balance of each currency for each subsidiary. इन्होंने अब वेबसाइट के ऊपर अपनी हर सब्सिडरी का जो कैश है हर करेंसी का वो स्पेसिफाई किया हुआ है. नियर द एंड ऑफ ईच डे ईच सब्सिडरी रिवाइजेस द वेबसाइट्स. हर दिन के एंड पे क्या करती है, ईच सब्सिडरी रिवाइजेस द वेबसाइट्स टू प्रोवाइड द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ इट्स कैश बैलेंसेस ऑफ ईच करेंसी. हर दिन के एंड पे सब्सिडरी जो है वो वेबसाइट को रिवाइज करती है और अपने जो नया कैश बैलेंस है उस हर करेंसी का वो उसके ऊपर अपडेट करती है. Each subsidiary also specifies the period of time in which the excess or deficiency will persist. और साथ साथ हर सब्सिडरी जो है वो टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई कर रही है जिसमें एक्सेस है या जिसमें कैश डेफिशिएंट है. The parent's treasury department monitors the updated data and determines whether any cash needs identified as subsidy in a particular currency can be accommodated by another subsidiary that have excess cash in the same currency. अच्छा, पेरेंट कंट्री बैठ के ये मॉनिटर कर सकती है कि अगर एक सब्सिडरी के पास एक्सेस कैश है और दूसरी सब्सिडरी के पास उसी करेंसी का डेफिशिएंट कैश है तो दे कैन बी बैलेंस्ड आउट. द ट्रेजरी डिपार्टमेंट देन ईमेल्स इंस्ट्रक्शंस टू द सब्सिडरीज अबाउट द फंड ट्रांसफर. जहां पे कैश डेफिशिएंट है और जहां पे कैश एक्सेस है वहां से आप कैश को ट्रांसफर कर दें, इंस्ट्रक्ट कर दें, ईमेल कर दें. If it notices that the Canadian subsidiary has an excess of Canadian dollar for the next 26 days, the Belgian subsidiary needs Canadian dollars tomorrow, but have the inflows of Canadian dollar in 17 days, it provides the following instruction. The Canadian subsidiary should transfer 60,000 Canadian dollar to the Belgian subsidiary and will be repaid by the Belgian subsidiary in 17 days. देखे ना,
आपने फोरकास्टिंग पहले से कर ली कि इनके पास कैनेडियन डॉलर 17 डेज में आने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी कैश डेफिशिएंट ऑफ द कैनेडियन डॉलर इन 26 डेज। तो कैनेडियन सब्सिडी और बेल्जियन सब्सिडी आपस में ट्रांजैक्शन कर सकती हैं जब पेरेंट उनको इंस्ट्रक्ट करे। The fund transfers are easily short-term loans, so a subsidiary that borrows funds will repay them with interest. अच्छा, ये जो है ये मुफ्त में नहीं है, that is definitely with interest. आप इन फंड इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको रीपे कर दें with interest. The interest charge on the loan creates an incentive for the subsidiaries to make their excess cash available and incentive for the subsidiary with cash deficiencies to return the funds as soon as possible. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू हमें ये फायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि we can easily transfer the fund from one place to another, और in order to avoid the higher financing cost, अगर हमें कहीं और से बोरो करने पड़ जाएं और अगर आप कैश डेफिशिएंट हो जाएं तो how these subsidiaries are going to help out each other and also incentive for them कि उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और plus also within the multinational corporation this all phenomena is going on. So basically this is one of the interesting stories. Now determining the effective yield. ये formula है, the effective yield on the foreign investment R is equal to IF 1 plus EF. So IF is equal to quoted interest rate on the investment, whereas EF is the percentage change in the spot rate. So इन दोनों का जो difference है आप उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दी स्पॉट रेट, राइट. इफ द फॉरेन करेंसी depreciates over the investment period, the effective yield will be less than the interest rate. So suppose an example. Nebraska, Nebraska Incorporation invests in a bank deposit denominated in euros that provides a yield of हम इफेक्टिव यील्ड निकालेंगे दैट प्रोवाइड्स अ यील्ड ऑफ 9%. ठीक है. द यूरो डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर परसेंटेज चेंज हमें गिवन है अगेंस्ट द डॉलर by 12% over the 1 year period. Effective yield is, calculate the effective yield. अच्छा जी, इफेक्टिव यील्ड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई एफ 1 प्लस ई एफ -1. ठीक है ना. यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आई एफ इज 9%, 0.09. 1 प्लस depreciates against 12%, 0.12 minus 1, 12% या 0.12. इसको आप 0.12 लिख लें, परसेंटेज वाला साइन हम हटा देते हैं. दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 1.09 एंड देन 1 minus 0.12
0.88 minus 1 सो इसको दोबारा करें 1.09 इंटू 0.88 0.9592 minus 1 is equal to minus 0.0408. So this is the effective yield जिसको आप लिख सकते हैं minus 4.08%. So the result indicate that Nebraska Incorporation will end up with minus 4.08% less in funds that it has initially deposited. तो जो उसने पहले फंड डिपॉजिट कराए में उस पे उसको ये लेस हो जाएगा 4.08% से लेस हो जाएंगे जो उसने फंड्स प्रीवियसली डिपॉजिट कराए हैं. Now the implications of the interest rate parity. IRP. A foreign currency with a high interest rate will normally exhibit a forward discount that reflects the differential between its interest rate and investors' home interest rate. However, the short-term financing investing on an uncovered basis may still result in a higher effective yield, right? So, you may use the forward rate as a forecast. Sometimes forward rate can be the true predictor of the future spot rate. Then the interest rate parity does not hold. However, the short-term financing, foreign investing on an uncovered basis may still result in a higher effective yield. Use of a forward rate as a forecast. If IRP exists, the forward rate can be used as a break-even point to assess the short-term investment decision. अगर IRP exist करती है, hold करती है, तो then the forward rate can be used as a break-even point to assess the short-term investment decisions. The effective yield will be higher than the domestic yield if the spot rate at maturity is more than the forward rate at the time of investment was undertaken. Now, these are the considerations when investing excess cash. Use of the forward rate as a forecast. Scenario is, if the interest rate parity exists, the implication for investing in the foreign market is covered interest arbitrage is not worthwhile. Number 2, interest rate parity exists and the forward rate is an accurate forecast of the future spot rate, and uncovered investment in a foreign security is not worthwhile. Number 3, if the interest rate parity exists and the forward rate is an unbiased forecast of the future spot rate, and uncovered investment in a foreign security will on average earn an effective yield similar to the investment in a domestic security. तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी आपके पास सिचुएशंस आपके सामने लिखी हुई हैं ये सब इंटरेस्ट रेट पैरिटी के लिहाज से लिखी हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करे और फॉरवर्ड रेट की क्या सिचुएशन हो. अगर फॉरवर्ड रेट is expected to underestimate the future spot rate, the uncovered investment in a foreign security is expected to earn a higher effective yield than an investment in a domestic security. आपको comparisons मिल गए that whether you should go for this particular kind of an investment or not. If the interest rate parity does not exist, the forward premium exceeds the interest rate differential, then the covered interest arbitrage is feasible for investors in the home country. Similarly, if the interest rate parity does not exist, the forward premium is less than the interest rate differential, then the covered arbitrage is feasible for the foreign investors but not for the investors residing in the home country. As a students, let's do another example. हम expected effective yield calculate करने जा रहे हैं दोबारा एक और कंपनी की, keeping in view the same phenomena. Let's do an example. Latrobe Incorporation is a US firm with funds available to invest
for 1 year. Invest for 1 year. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंटरेस्टेड हैं to invest for 1 year. It is aware that the 1 year interest rate on a US 1 year interest rate on a US dollar deposit is 11%, and the interest rate on an Australian dollar deposit Australian dollar deposit is 14%. Assume that the US firm forecasts US की फर्म ने क्या फोरकास्ट किया that the Australian deposit will depreciate from its current rate of $0.1600 to depreciate हो गया to $0.1584. ठीक है, इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ये हो गया करंट रेट डिप्रिशिएट हो गया और 1% डिक्रीज और 1% decrease. The expected value of EF small ef will therefore be minus 1%. Thus the effective yield on an Australian dollar denominated deposit A is
हम फार्मूला लिखेंगे ER इज इक्वल टू 1 प्लस IF वन प्लस जो परसेंटेज चेंज है हम उसको लिखेंगे EF जो हमने परसेंटेज चेंज है उसको लिखना है -1 जो हमने कैलकुलेट की दैट इज इक्वल टू -1%. सो IF इज इक्वल टू 14%. ये है, दिस इज 14%. 1 प्लस 0.14 इंटू 1 प्लस EF कितने के बराबर है -1%. दिस वन, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू -1% -1. इसको सॉल्व कर लें 1.014 1 माइनस 0.001 एंड -1. इसको सॉल्व करें, आप अपने पास कैलकुलेटर उठा लें. 0.01 सॉरी 1 माइनस 0.01 0.99 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.014 से और उसमें से करेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 0.014 -1. दिस इज इक्वल टू 12.86%. ठीक हो गया. So this is the effective yield on an Australian dollar denominated deposit that we have calculated. अगर हमारी expected value जो है वो that is going to be equal to -1%. So this is the way to calculate it. Now moving on, investing excess cash, use of exchange rate forecast. We can invest the excessive cash by using the exchange rate forecast. Given an exchange rate forecast, the expected effective yield of a foreign investment can be computed and then compared with the local investment yield. आप foreign की calculate कर लें and then compare it with the local investment yield. फिर जो उनमें से आपको बेहतर लगे then you can do it. It may be useful to use a probability distribution instead of points estimates. It's always useful. हमने बहुत दफ़ा probability distribution को draw करने के बारे में बात की, उससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है, point estimate से वो बेहतर होता है. This is to compute the break-even exchange rate that will equate the foreign yield to the local yields. Driving the value of EF that equates the foreign and the domestic yield. R is equal to 1 plus IF, 1 plus EF minus 1. EF is equal to 1 plus R divided by 1 plus IF minus 1. आप EF को इस साइड पे ले गए इक्वेशन के, ये इसको इधर ले आए हम. So if R is equal to 11% or I is equal to 14%, then EF is equal to minus 2.63%. If the foreign currency depreciates by less than 2.63%, the foreign currency deposit will be more rewarding. इसको हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं. R की जगह पे हम पुट करेंगे 11, 1 प्लस R की जगह पे 11.11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस IF is equal to 14.14 minus 1. इसको कैलकुलेट कर लें. 1 plus 0.11 1.11 divided by 1.14 minus 1, that is equal to minus 0.0263, that is equal to 100 से मल्टीप्लाई करें इसको -2.63%. तो इसका मतलब ये हुआ कि if the foreign currency depreciates by less than 2.63%, the foreign currency deposit will be more rewarding. So this is how we calculate the domestic and the international foreign yields. Now the use of probability distributions, जैसा कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है. The first column represents the possible rate of change in the Australian dollar over the life of the investment. The second column represents the probability of occurrence.
and the third column represents the effective yield if this rate of change in the Australian dollar does occur. Acha, basically this is an example of the Ohio Incorporation, and they are deciding whether to invest in Australian dollar for 1 year or not. It finds that the quoted rate of interest for the Australian dollar is 14%, and the quoted interest rate for the US dollar deposit is 11%. It then develops a probability distribution of the Australian dollar's possible percentage change in the value over the life of deposit. The probability distribution is shown in the slide. As you can see from the first row in the exhibit, we see that there is a 5% probability of occurrence 5%. मैं आपके लिए इसको हाईलाइट करती हूँ, आपको ये समझ आएगा. ये देखें, the probability distribution is displayed. The first row in the exhibit, we see there is a 5% probability. ये 5% probability of a 10% depreciation in the Australian dollar. ये 10% depreciation in the Australian dollar over the deposit's life. If the Australian dollar does depreciate by 10%, the effective yield will be 2.60%. This indicates that there is a 5% probability that Ohio Incorporation will earn a 2.60% effective yield on its funds. From the second row in the exhibit, there is a 10% probability that it is going to depreciate by 8%. If the Australian dollar depreciates by 8%, then the effective yield is going to be 4.88% and so on. So for each possible percentage change in the Australian dollar's value, there is a corresponding effective yield that can be calculated, जो जैसा कि आपको इस एग्जिबिट के अंदर नजर आ रहा है. जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को इनके इफेक्टिव यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी कैन गेट दी इफेक्टिव यील्ड. ठीक है ना. अच्छा, पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 5% प्रोबेबिलिटी की मैं आपके लिए 2-3 कैलकुलेट करूंगी और उसके बाद हम आगे इसकी इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करेंगे. ये देखें, पहले में आप देखें 1.14 इंटू 1.10 माइनस 1, 1.14 इंटू 1.10 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0.24 आ रहा है मेरे पास, लेकिन दिस इज इक्वल टू 0.54 है तो उसको आप 0.6 कर लें, 0.026. दिस इज इक्वल टू 2.6%. नेक्स्ट में आए 1.14 multiplied by 1.08 is equal to 1.23 less 1 करें, that is equal to 0.0488, that is equal to 4.88%. इसी तरह से ये सारी आपकी इफेक्टिव यील्ड्स आ गई हैं. अच्छा, अब ये जो आपके पास यील्ड्स आ गई हैं रेट ऑफ चेंज के लिहाज से, अब आपने इनको इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये वाली जो है 2.60, 4.88, 9.44 को in order to get the effective yield. So on the basis of this information that we have calculated so far, हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं इफेक्टिव यील्ड के लिए. इफेक्टिव यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे. ERF is equal to, I will refer back to the previous slide. हम वैल्यूज लिखते जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. 5% प्रोबेबिलिटी के साथ देखेंगे हमारा ये वैल्यू आई थी 2.60 मल्टीप्लाइड बाय 5. ये वाले दो हमने करने हैं. 5% को 2.60 से, इसको इससे, इसको इससे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो 2.60 5%, $2.60% प्लस नेक्स्ट में देखें 10 4.88, 4.88%. नेक्स्ट में देखें 15 9.44, 15 and 9.44.
फिर ऐड कीजिएगा उसमें नेक्स्ट 11.72 नेक्स्ट में आए 15.14 प्लस 16.28 16 16.28 प्लस ये सब परसेंट में है राइट 17.24 and plus 518.56 अच्छा इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे 13 5 into 2.6 13% plus 10 into 4.88 48.8 plus 15 into 9.44 114.6 these are all percentages plus 20 into 11.72 234.4 percent plus 20 into 15.14 302.8% plus 15 into 16.28 244.2% plus 10 into 17.42 plus 5 into 18.56.8%। अच्छा एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ना 8 हमने वो कैलकुलेट किए हैं इफेक्टिव यील्ड्स अब 13 प्लस 48.8 प्लस 141.6 प्लस 234.4 प्लस 302.8 प्लस 244.2 प्लस 174.2 प्लस 92.8 is equal to 12518 518। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से दिस इज इक्वल टू 12.51%। आप इसको डायरेक्ट भी परसेंटेज में लिख सकते हैं इसकी जरूरत नहीं
So this is going to be the effective yield if you are going to calculate the expected value of the yield. अगर आप इसको डोमेस्टिक को फॉरेन के ऊपर प्रेफर करना चाहते हैं. So I will read this out for you. So this the expected yield when investing in the Australian dollar is approximately 12.518%. To further access the question of how this currency to invest in, the information in the second and third column of जो हमारा exhibit था, it is used to develop a probability distribution again, and then we are going to illustrate that which is going to be more feasible. So ये देख लेंगे 12 point something के ऊपर जो US का interest rate है वो 11% है. हमने उसकी effective yield के लिए probability distribution calculate कर ली और हमने उसका probability distribution graph use कर लिया. Now diversifying cash across currencies. एक और जो तरीका हो सकता है that is the diversifying cash across currencies. उसमें क्या करेंगे हम? If an MNC is not sure of exchange rates will change over time, it may prefer to diversify its cash among securities that are denominated in different currencies. अगर MNC किसी इस चीज़ के बारे में श्योर ना हो कि how the exchange rate is going to change over time, it may prefer to diversify its cash among securities that are denominated in different currencies. The degree to which such a portfolio will reduce risk depends on the correlations among currency. अब वो कितना ये जो portfolio है वो कितना reduce करेगा risk? It again depends on the correlations among currencies. जैसा कि मैंने students से पहले भी आपको बताया था कि the certain currencies have to be positively or negatively or they have the zero correlations. दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में. देखिए this is the correlation pattern of two currencies. Let's say this is the fluctuating pattern. अगर दूसरी currency भी उसी pattern में जा रही है तो this has got the perfect positive correlation. इसका मतलब है as there is an increase in currency A, there is a increase in the currency B value. जैसे ही currency B की value कम होनी शुरू होती है, currency B की value भी कम होनी शुरू हो जाती है. This is called the perfect positive correlation. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये करेंसी ए का पैटर्न है एंड दिस इज करेंसीज बी पैटर्न. जब करेंसी ए की वैल्यू ऊपर जाती है, करेंसी बी की वैल्यू नीचे जाती है. जब करेंसी बी की वैल्यू नीचे जाती है, करेंसी ए की वैल्यू ऊपर जाती है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एक की ऊपर जाएगी तो दूसरी की नीचे आएगी. दिस इज द बेस्ट वे टू डू द डाइवर्सिफिकेशन. हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसी नेगेटिव कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं. एक और है इन दोनों के दरमियान में कोई पैटर्न नहीं है. वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी रिलेशनशिप अमंग दीज टू. सो देयर इज अ zero correlation among these two currencies. So the degree to which such a portfolio will reduce risk depends on the correlations among the currencies. किस हद तक ये रिस्क को कम कर सकता है वो डिपेंड कर रहा है उनके डिग्री ऑफ कोरिलेशन के ऊपर. सो द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कि हाउ वेरीली दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर और को वेरी टुगेदर. क्या अगर एक करेंसी की मूवमेंट अप होती है तो क्या दूसरे करेंसी की मूवमेंट अप हो रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक करेंसी की मूवमेंट अप होती है और दूसरे की डाउन होती है. इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के काम आता है. दैट इज द बेसिकली की टू डाइवर्सिफिकेशन दैट इट शुड बी नेगेटिवली कोरिलेटेड. सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं. इन 1997 द इंटरेस्ट रेट्स इन मोस्ट एशियन कंट्रीज वर हायर देन द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस. 1997 में जैसे कि आपको पता है कि एशियन क्राइसिस आया था जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स थे दे वर हायर इन द Asian countries were higher than the interest rates in the US. However, Asian currencies such as Indonesian rupiah, the Malaysian ringgit and the South Korean won and the Thailand baht depreciated by more than 50% against the US dollar. लेकिन उस जमाने के अंदर ये जो करेंसी डिप्रिसिएशन थी ये बहुत बुरे तरीके से हुई थी. Consequently, the subsidiaries based outside Asia that attempted to benefit from the Asian interest rate earned negative
effective yields on their investment. So they received less than what they initially invested. Negative yields आई, इसका मतलब है कि जो उन्होंने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया हुआ था उससे उनको कम रिटर्न मिला. Diversification of cash among these currencies was not beneficial in this case because all of the currencies weakened in response to the Asian crisis. क्योंकि सारी diversification इसलिए काम नहीं आई क्योंकि सारी ही जो currencies थी they went on a negative pattern and they were depreciated, they were weakened. The potential benefit from investing in a portfolio of different currencies that has been discussed further. इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन this was just to give you the insight that how they are going to do together. Okay, students, let's have an overview of what we did today. आज हमने जितना कुछ पढ़ा है और हम उसको सबको इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के हवाले से जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम उसको सम अप करने की कोशिश करते हैं in order to summarize what we have done today and in the previous lecture of the international cash management, ताकि आपको एक बेसिक समरी मिल जाए कि इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू अबाउट इट. अच्छा, लास्ट टेक्निक बिफोर मूव ऑन, दैट इज यूज ऑफ द डायनेमिक हेजिंग टू मैनेज कैश. हम हेजिंग के बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं. इन ऑर्डर टू मैनेज कैश, डायनेमिक हेजिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटजी ऑफ हेजिंग व्हेन द करेंसीज हेल्ड आर एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट एंड नॉट हेजिंग व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट. हम हेज उस वक्त करें जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही हो और हम उस वक्त हेजिंग ना करें व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू appreciate. That was the last thing that we wanted to do. The overall performance is dependent on the firm's ability to accurately forecast the direction of the exchange rate movements. So let's summarize all this that we have done so far. Summarizing international cash management. अच्छा जी, बेसिकली स्टूडेंट्स हर एमएनसी के पास कुछ एक्सेस कैश फ्लोज होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ से रीड आउट करके दूंगी. ईच सब्सिडियरी ऑफ एन एमएनसी कैन assess its cash flows by estimating the expected cash inflows and outflows to forecast its balance in each currency. हर करेंसी के लिए अपना कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के पैटर्न्स को फोरकास्ट करना. This will indicate whether it will have the excess cash to invest or a cash deficiency. So we are going to do the cash forecasting in order to identify whether we are cash deficient or we have the excess cash. हम इन दोनों में से ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास cash deficient, either we are cash deficient or we have cash excess. If we are cash deficient, from where to borrow? क्या लोकल से borrow करें या इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट से borrow करें? Again that is a separate investment question. अगर excess cash है तो how to reinvest that excess cash? अगर ज्यादा कैश है तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्ट करें? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. The MNC's parent may prefer to use a centralized perspective which consolidates the cash flow positions of all subsidiaries. So we studied about the centralized cash management system. Centralized cash management system के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि सब्सिडरीज जो हैं वो सारी एक जगह के ऊपर अपना कैश एक्यूमुलेट करेंगी so that that particular cash can be reinvested into some investable opportunities. Otherwise अगर वो scattered होगा different उसमें तो we will not be able to look at the wholesome picture और हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि सब्सिडी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस वक्त. So centralized cash management, then in this way funds can be transferred among subsidiaries to accommodate cash deficiencies at particular subsidiaries. अच्छा, इसके दो फायदे हैं. एक तो ये कि आप उस कैश को इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर इस्तेमाल करें और दूसरा उसका फायदा ये है कि अगर एक सब्सिडरी कैश डेफिशिएंट है और एक के पास एक्सेस है तो that fund can be transferred from one subsidiary to another. That is another plus. Then we discussed about the common techniques for the cash optimization. Common techniques for
optimizing cash flows. Number 1 was accelerating cash flows, cash inflows, accelerating cash inflows. Number 2, minimizing currency conversion cost. Number 3 is managing block funds. Managing, this is managing block funds. अगर गवर्नमेंट जो है वो उन फंड्स को ब्लॉक करे तो आप उनको किस तरह से R&D में और फर्दर उसी जगह के ऊपर किस तरह से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमने आपको वो टेक्निक्स बताई. एंड देन नंबर 4 इज इम्प्लीमेंटिंग इंटर सब्सिडरी कैश ट्रांसफर्स. कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हमने पढ़ी थी दी ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लोज के बारे में. जिसमें था एक कंपनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्या था आप गेस करेंगे? एनीवन? आप बताएं. यस, वेरी गुड. कंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, गवर्नमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, and international and characteristics of banking system. So these were the different complications जिसकी वजह से जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता. अच्छा, उसके बाद हमने इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट की आपके लिए एंड देन वी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स that we can use in order to diversify cash across countries, और जिसमें हमने डायनेमिक हेजिंग भी पढ़ा एंड वी टॉक्ड अबाउट द इफेक्टिव यील्ड और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी ड्रॉ की और कुछ की इफेक्टिव यील्ड मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दी. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने आपको शुरू में भी लेक्चर के कहा कि कैश के बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती. जस्ट लाइक it is just like the blood to an organization. हम इसके बगैर तसव्वुर नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का. So dear students, that's all from my side. Have a nice day. Stay blessed. Allah Hafiz.